तो चलिए अब बात कर लेते हैं महंगाई की। दरअसल देश में पहले से ही महंगाई की मार से आम इंसान बेहद परेशान है और एक और झटका आम इंसान को लगा है। किचन पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की अगर बात की जाए तो इसमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो कीमत में आज 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर को नई कीमत अब इसकी 999 रुपए 50 पैसे ये हो चुकी है, यानी कि लगभग 1000 के आसपास से सिलेंडर पहुंच चुका है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें आज से पूरे देश में लागू हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त में बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल, डीजल और सब्जी, इन तमाम चीजों की जो महंगाई है उसकी मार को झेल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को घरेलू रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम 949.50 रुपए ये पहुंच गया था। और अब एक बार फिर से लोगों पर यह महंगाई की मार पड़ी है। आम दाम बढ़ने के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा हुआ और यह कीमत आपको यह बता दें कि 999.50 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी कि आपको 999 रुपए 50 पैसे देने होंगे। वहीं इस महीने की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ आए हैं। इधर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट संदीप भटनागर इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार सर। जिस तरह से जी सर, जिस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, इससे पहले हम देख रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा था, उसके बाद सब्जियों के दाम बढ़े और अब जिस तरह से सिलेंडर पर भी महंगाई की मार पड़ी है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? मेरे हिसाब से काफी महंगा जो सिलेंडर हुआ है, इससे काफी मार आती है आम जनता पर। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि काफी लोगों को इस सब्सिडी का जो बेनिफिट था वो खत्म हो गया मई 2020 में। जी। उसके बाद आप देखें कि कीमतें दर बदर बढ़ती जा रही हैं, दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। नवंबर 20 में एलपीजी की जो कॉस्ट होती थी वो 594 रुपए होती थी और वो बढ़ते बढ़ते आज 999 रुपए 50 पैसे हो गई है जी। और आप ये देखें कि लगभग 70% जो हमारी घर गृहस्थियां हैं वो एलपीजी को यूज करती हैं। सारी लोग और चीजों को जो पाइप गैस है उसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 70%। तो इसका मतलब जो 70% जो लोग हैं उनके घरों में जो महंगाई है उसका असर पड़ेगा। उनकी जो आमदनी है वो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनकी लिमिटेड हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये काफी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मार है जो पड़ी है। बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, जिस तरह से महंगाई की मार बढ़ रही है और उससे पहले कोरोना में बहुत बुरी स्थिति थी, लोगों के रोजगार चले गए थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, बमुश्किल अब पटरी पर थोड़ी सी जो है लाइफस्टाइल लोगों की बदली है। क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर बैलेंस चीजें नहीं होंगी तो आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल नहीं, मुश्किलें देखिए मेरे हिसाब से जो नॉर्मली जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, ये साल हमारे लिए काफी संघर्ष वाला साल होगा। इसमें महंगाई की दरें बढ़ेगी। आप देखिए कि वो क्या रहा है कि जो इसका कारण पहले अगर हम जाने तो जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, क्योंकि उससे जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो रेट्स है उसके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि पिछले मेरे हिसाब से 2 महीने से जो रेट है क्रूड के बढ़ते जा रहे हैं। 110 बैरल का जो रेट है, $110 पर बैरल का जो रेट है वो लगभग इसी के आसपास के ऑयल जो है, क्रूड ऑयल घूम रहा है। तो उसकी वजह से जो है हमारे सरकार के ऊपर, हमारे ऊपर ये जो है कॉस्ट हमारे ऊपर ये आ रही है और महंगाई, और उसका असर नेचुरली यही होता है कि जब आप देखिए कि सारी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है, जो आवाजानी जो होती है, जो मटेरियल इधर से उधर जाता है उसमें डीजल का प्रयोग होता है। और डीजल अगर महंगा होगा तो नेचुरली हर वो जो भी प्रोडक्ट वो लेके जा रहा है, सारे ही प्रोडक्ट आप मान के चलिए वो सारे के सारे महंगे होंगे ही होंगे।
जी जी। तो लेकिन जी संदीप भटनागर जी, लेकिन जिस तरह से सब्सिडी का आपने जिक्र किया था कि धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया गया है, टैक्सेस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अगर राज्य सरकारें टैक्सेस में कुछ कमी करती हैं तो हो सकता है कि आम इंसान को थोड़ी राहत मिल सके, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, कुछ हद तक ये बात ठीक है जी कि अगर राज्य सरकार जो है, जो क्योंकि देखिए बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है क्रूड का, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, वो टैक्सेस का है। ठीक है। जो 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 कॉस्ट है वो तो काफी कम है, लेकिन टैक्सेस में बहुत ज्यादा है, उसके अंदर वैट है, एक्साइज है। तो अगर राज्य सरकार इसकी जो वैट है इसको कमी करेगी तो नेचुरली थोड़ा फर्क पड़ेगा। जी तो ये लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ राज्य को नहीं, ये केंद्र सरकार को भी, उनका भी दायित्व है कि इसके ऊपर वो विचार करे। आप देखिए कि जो पीछे जो जीएसटी की कलेक्शंस हो रही हैं वो कितनी हाई हो रही हैं। जी पिछले महीने की जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,68,000 करोड़ की है। जी तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, यानी कि सरकार की जो किटी है, जो जी। टैक्स का जो फंड है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसका जो बेनिफिट है वो इसके ऊपर आना चाहिए, उसका पास ऑन होना चाहिए। उससे जी। क्या होगा कि जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो कम होंगे, ठीक उससे है। इन्फ्लेशन के अंदर काफी सुधार आने की पूरी जी उम्मीद है। जी बिल्कुल सर, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी रेपो रेट को लेकर कि रेपो रेट की जो डिजिट्स है उसको बढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं फायदेमंद है आम लोगों के लिए, लेकिन जो रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया गया आरबीआई की तरफ से, यानी कि बैंक पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा और फिर उसके बाद से आम इंसान पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। एक्चुअली देखिए इसके दो पहलू हैं। हम्म। जो आरबीआई सोचता है और जो इकोनॉमिक्स है वो भी यही कहती है कि जो अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो जी, जी। जो पैसा है वो इकोनॉमी से थोड़ा खिंचता है, ठीक क्योंकि है। इन्फ्लेशन का एक बड़ा कारण ये होता है कि जो पैसा अगर इकोनॉमी में ज्यादा है और जो सामान है वो उतना ही है, जी तो जी उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्योंकि कहते हैं कि टू मच ऑफ मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब ज्यादा पैसा है और सामान कम है तो उससे महंगाई बढ़ती है। तो आरबीआई के जो पहलू से अगर हम देखें तो उनका मकसद यह है कि उस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े और उससे फिर पैसा जो है वो थोड़ा सा बाहर आए इकोनॉमी से, उससे फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो उनको जो उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उसका जो ब्याज है वो बढ़ जाएगा, तो उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी। तो उससे वो कोशिश ये करेंगे कि उसको वो पास ऑन करें अपने कस्टमर्स के ऊपर, तो उससे भी महंगाई में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा मैं कहता हूँ। फिर दूसरा, हमारे अगर होम लोन्स हैं, जिन लोगों ने होम लोन्स लिए हुए हैं, जिन्होंने व्हीकल लोन, कार लोन्स लिए हुए हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि उस पर भी इंटरेस्ट का फर्क आएगा जब ये रेपो रेट बढ़ेगा, तो रेपो रेट से बैंक रेट बढ़ेगा, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स बढ़ेंगी, हमारे जो इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हमारी अगेन उसमें डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट हर घर में आता है इंटरेस्ट का। बिल्कुल। लेकिन सर एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनकम के सोर्सेज देखें वो या तो बहुत लिमिटेड दायरे में रह चुके हैं या फिर वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने अपनी नौकरियां जो है वो छूट गई है, उनके हाथ से निकल गई है, कमाई का कोई साधन नहीं बचा। ऐसे में बढ़ती महंगाई का स्तर, यानी कि ये पूरी तरह से बैलेंस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, सोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं इनकम के। जी जरूर, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल ठीक है सचिन जी, क्योंकि हो क्या रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है इतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी जो यूथ है उसमें एक डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। उससे क्या होता है कि हर घर के अंदर अगर अनएम्प्लॉयड लोग होंगे तो नेचुरली हमारी जो इनकम है, एक घर की जो इनकम है वो कम होगी, और उससे हमारा जो है डिस्पोजेबल इनकम कम होगी और हम चीजें भी कम खरीद पाएंगे, हमारी इसका इम्पैक्ट जीडीपी के ऊपर। बिल्कुल। संदीप भटनागर जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।